Hey everyone, welcome to our channel Urban Vidya, the one-stop solution for all your studies related problems, guys. आज करने वाले हैं फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पर बेस्ड प्रैक्टिस शीट नंबर 2। ठीक है, तो इस शीट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। वो बेसिक लेवल की शीट थी, अब थोड़ा सा आपका लेवल अपग्रेड हो गया है। और साथ ही साथ कोशिश ये की गई है कि इस ही शीट में जितने भी रेलेवेंट प्रॉब्लम्स आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो मैं करवा दूँ। सो अपन लोग यहाँ पर इस शीट के पहले क्वेश्चन को देखेंगे और पहले के साथ साथ एक बार पूरा ओवरव्यू तो शीट का ले ही लेते हैं। मैंने फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 1 की डेटा यहाँ ऑलरेडी लिख दी थी सो दैट मैं वीडियो में थोड़ा सा टाइम सेव कर सकूँ। आओ तुमको पहले शीट के दर्शन तो करा दें, क्या क्या तुम्हें मिलने वाला है शीट के अंदर, कौन कौन से क्वेश्चन है, एक ओवरव्यू। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर भी डायग्राम था अभी। अब मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू बता रहा था। ये कुल मिला के अपन ने यहाँ 10 क्वेश्चन लिए हैं और लगभग हर वैरायटी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं शीट में वो एनसीईआरटी से हैं, टॉप रिफ्रेशर्स फॉर फिजिक्स जो रिकमेंडेड होती हैं वहाँ से हैं और पास ईयर पेपर्स से हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप सब लोग ध्यान से ज़रा रीड करेंगे। An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2.0 into 10 की power 4 Newton per coulomb. The direction of the field is reversed. ठीक है, अभी जो डायरेक्शन दिख रहा था आपको डायग्राम में पहले केस में, ठीक है, एक केस में अभी आप डायग्राम देख रहे हो, उसके कंपैरिजन में अपन ने मैग्नीट्यूड फील्ड का रिवर्स कर दिया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो अनचेंज है लेकिन जो फील्ड है डायरेक्शन उसको रिवर्स कर दिया है। अब प्रोटॉन नीचे गिर रहा है। पहले ऊपर वाले केस में या केस ए में इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा था, अब यहाँ पर क्या गिर रहा है, अब यहाँ पे प्रोटॉन नीचे गिर रहा है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, दोनों केसेस में टाइम कैलकुलेट करना है। कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन ए विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइम पे अटैक करना है। आओ चलो तुम्हें बोर्ड पे ले चलते हैं। सो ये आ गए आप सब लोग, कहाँ पर हो भाई बोर्ड, हाँ जी चलिए। सो सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो पूरी हैं कि नहीं, या कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी अज्यूम करके चलनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी यहाँ पर अपन लोग को डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2.0 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम दी हुई है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जिक्र है और यहाँ प्रोटॉन का जिक्र है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का होता है मास 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और प्रोटॉन के लिए होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। गाइज अभी आप क्या देख रहे हो, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब, मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया है, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ई लेना चाह रहा हूँ। इस चैप्टर में पी लेना थोड़ा खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि अभी आगे चल के डायपोल हमें जब मिलेगा तो डायपोल का जो एक्सप्रेशन है वहाँ पी देख ही लेते हो, तो अपन पी अवॉइड कर रहे हैं। अब ई ले लिया अपन ने यहाँ दोनों में। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ द प्रोटॉन, ये मेरी नेक्स्ट डेटा है जो मुझे पहले से मालूम होनी चाहिए और क्लास 9 में ही बता दी गई थी कि इलेक्ट्रॉन के लिए लेना 9.1 × 10⁻31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन क्या बोला था 1.67 × 10⁻27 kg, है ना। तो ये अपने को डेटा जो चाहिए पड़ती वो अपन ने पहले यहाँ पर निकाल ली। अब मैं आपसे बोलता हूँ दोनों ही केसेस में फोर्स, जो ये चार्ज यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ पर डेवलप्ड है उसके कारण एक्सपीरियंस करेगा, वो क्या होगा, क्यू ई होता है लेकिन यहाँ पर क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन है, सो ई लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसी तरीके से, ये सेकंड केस चल रहा है, ये बी वाला केस है ना, ये ए वाला केस, ये बी वाला केस, यहाँ पर भी फोर्स सेम कुछ एक्सपीरियंस करेगा। वैसे तो पी ई लिखते, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, देख रहे हो पी साइन थीटा और ये सब कुछ ये डायपोल में पड़ा है, इसलिए पी नहीं ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया अपना माइंड और यहाँ पर ई ले लिया है। ठीक, अब यार ऐसा है कि तुम लोगों ने क्लास 9th में फोर्स का एक एक्सप्रेशन पढ़ा था। 9th की फिजिक्स इसलिए बार बार लेके आ रहा हूँ, 11th में भी रेफर कर सकते हो कि अगर तुम बोलो कि हमारी 11th बर्बाद है तो तुम ये ना बोल पाओ कि हमारी 9th भी बर्बाद थी। इसीलिए थोड़ा सा और जूनियर लेवल से चीज़ें को उठा के तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ।
तो तुम लोगों ने वहाँ पर अपना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था आपने, तो वहाँ पर आपने फोर्स का एक्सप्रेशन देखा था, मास इनटू एक्सेलरेशन, वही लेके आ रहे हैं। सो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन लिख दिया। देन देयर आफ्टर, इसके बाद कंपैरिजन, इन दोनों कंपैरिजन कर देंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई ई, सेम तरीके से एम पी ए पी ई ई, ठीक है। अभी मैं अगर तुमसे मांगूं यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू, ई ई एम ई, यहाँ पर मांगूं, सो दिस इज ए पी ई ई एम पी, ठीक है। ये हमें मिल चुके हैं, अभी एक्सेलरेशंस मिल चुके हैं। अब जैसा कि मैंने बोला था क्लास 9 से ही रिलेट कर लेते हैं। तुम लोगों ने अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी थी, है ना। एक इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ और फिर उसे जनरलाइज करके लगवाता हूँ दोनों में। S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ड्रॉप हो रहे हैं दोनों के दोनों, इलेक्ट्रॉन भी वहाँ ड्रॉप हो रहा था, यहाँ पर प्रोटॉन ड्रॉप हो रहा था। तो विद दैट मैं अगर तुमसे कैलकुलेट करने को बोलूँ इस एक्सप्रेशन के हिसाब से टाइम का कैलकुलेशन, तो आई गेस किसी को दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि दोनों केसेस में u ज़ीरो लोगे, फॉल हो रहा है वहाँ भी ज़ीरो, u यहाँ पे भी ज़ीरो लोगे। सो इस तरीके से s इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन यहाँ भी बचेगा, s इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये यहाँ भी बचेगा, ठीक है। आई सपोज समझ में आ रहा होगा आप सबको। कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। वैसे मैं बहुत सिंप्लीफाई करके जनरलाइज करके चीज़ों को बता रहा हूँ, अगर एक बार मैं ना समझ पाओ तो रिवाइंड करके देखो, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ टफ बोला ही नहीं मैंने अभी तक। तो अब एस भी तुम्हारे पास पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। ए तुम्हारे पास अभी कैलकुलेशन तुमने इस केस के लिए कर लिया, एक्सेलरेशन इस केस के लिए भी कर लिया है। सो अगर मैं तुमसे 2sa टी स्क्वायर और t का वैल्यू बोलूँ कितना, 2sae, थोड़ा सा इसको कस्टमाइज कर देते हैं, ae, कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द केस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपका 2sap, ठीक है। तो ये अपन लोगों को यहाँ पर ले लेना है। अब आपके सामने ब्लू कलर से लास्ट वाली बात आपको बताई जाएगी। इस केस के लिए देखिए, टाइमिंग, टाइम कितना लग रहा है, कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, बोर्ड पे कहाँ तक का दिख रहा है यार। बोर्ड पे तो व्यू अभी ख़त्म हो गया, रुक जाओ पहले व्यू थोड़ा बढ़ाने दो तुम लोगों का देखने का, उसके बाद फिर चीज़ों को। हाँ, पहला काम तो ये हो गया। हाँ जी, अब बोर्ड पे प्रॉपर स्पेस है। नाउ आई कैन टेल कि करना क्या है ना। ये t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन ए है। ये ए की जगह क्या लिख सकते हो, टाइम अंडर रूट ऑफ 2s, ए की जगह तुमने लिख देना ये पूरा एक्सप्रेशन। तो ई एम ई, ठीक है। यहाँ पर टाइम के लिए क्या लिखोगे, टाइम टेकन बाय ये प्रोटॉन हो गया और टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आपको। प्रोटॉन, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ एस एम पी अपॉन ई ई।
ये कैलकुलेशन आई गेस आप सब लोग आराम से कर सकते हो। मैं यहाँ पर ना तुम्हारी इतनी बस हेल्प करूँगा कि मैं वैल्यू रख के दिखा दूंगा और डायरेक्ट आंसर जो मेरे पास है उसे लिख देता हूँ, उस टाइम सेव करना है मुझे, है ना। तो मैं जल्दी से यहाँ पर टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। यहाँ आप 2 लिखना, फिर इन 2 में S 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप जानते हो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.5 इंटू 10 की पावर -2। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, अपन लोगों ने निकाल के रखा हुआ है अपनी मेमोरी से, 9.1 10 की पावर -31, ठीक है। अपॉन में E कितना दिया हुआ है, E आप देख रहे हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और E ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला कैपिटल वाला 2 इंटू 10 की पावर 4। तो भाई उसे आप कैलकुलेशन करिए। उसी तरीके से यहाँ पर आप टाइम ऑफ प्रोटॉन निकालना चाह रहे हो, सो दिस इज व्हाट 2 इंटू S की वैल्यू कितनी आ रही है, वही सेम 1.5 इंटू 10 की पावर आपने लिया -2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है। अपॉन में E कितना है, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इनटू मास ऑफ द प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ द प्रोटॉन भैया वो तो लिख दिया ना अपन ने, नहीं लिखा भी, 1.67 इंटू 10 की पावर -27। अब ये दोनों को जब आप कैलकुलेशन करोगे तो मैं आपको आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन के लिए आ रहा है 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड्स, ठीक है। ये टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। टाइम फॉर प्रोटॉन जो कैलकुलेट होने पे आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग था, दैट इज 1.25 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड्स। सो आप कैलकुलेशन करके ये सब कुछ आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब आंसर निकाल सकते हो। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन देखो जरा ध्यान से, उसी में तुम्हारा सेकंड पार्ट का आंसर छुपा हुआ है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन ज़्यादा हैवी है, सबको मालूम है प्रोटॉन ज़्यादा हैवी है। सो देखो भाई यही चीज़ थोड़ी सी गौर करने वाली ज़्यादा है। यहाँ पर आपका टाइम कम लग रहा है, यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो लाइट है और प्रोटॉन हैवी है। यूजुअली जब ग्रेविटी फोर्स इफेक्टिव होता है तब उस केस में क्या होता है, उस केस में हैवी पार्टिकल जल्दी नीचे आता है, मतलब उसे टाइम कम लगता है, और लाइटर पार्टिकल को टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन एकदम ऑपोजिट आई है। यही पूछा था कि कंपेयर करो केस ए को, यानी कि इलेक्ट्रॉन के केस को, टू द केस ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। आई होप आप ये मैसेज समझ गए होंगे और अब सब लोग बढ़ने के लिए तैयार होंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। वेल मुझे जैसा दिख रहा है डिस्प्ले में, नीचे का कुछ आप लोगों को पोर्शन नहीं दिखा है, तो मैं पहले उसको थोड़ा सा आपकी नज़रों में पहुंचा दूं। सो आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, सब दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। So, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन इज लिबरेटेड फ्रॉम द लोअर ऑफ द टू लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 mm. The upper plate has a potential of 2400 volt relative to the lower plate. How long does the electron takes to reach the upper plate? Take E by m of electron as 1.8 into 10 की power 11 कूलम पर kg. वेल कितना अच्छा काम किया इन्होंने, हमारे को एक कैलकुलेशन थोड़ा सा कम कर दिया, E बाय एम रेशो दे दिया। हालांकि हम E और M दोनों जानते हैं, लेकिन उन्होंने कैलकुलेट करके हमें ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है। सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं मैं उन्हें डिटेल में यहाँ पे लिख देता हूँ।
आओ ज़रा अब तुमको ऑन स्क्रीन लेके चलते हैं, क्वेश्चन से बात करवा दी है, अब सॉल्यूशन से बात करवाते हैं। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, यहाँ कहानी ज़रा समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन लिबरेट करा रहे हैं अपन। 2 प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट्स हैं, 20 mm का यहाँ पर हमको इनके बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, इसके रिस्पेक्ट में इसके पास 2400 वोल्ट पोटेंशियल है और E/m रेशो दिया हुआ है। ठीक है, अब लिबरेट हो रहा है तो एक चीज़ और अपन समझ लेते हैं, यहाँ पर U तो अपन को लेना, यहाँ पर भी क्या है, 0 है। कुछ ना कुछ ग्लिम्सेस पिछले वाले से भी मिलेंगे, लेकिन कुछ नया जो यहाँ आ गया है वो है पोटेंशियल। ठीक है, सो पोटेंशियल के कारण अपन लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें दिक्कत दे सकती थी जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता, बट फिलहाल हम हैं तो क्या दिक्कत है, चलो दूर कर देते हैं आपकी सारी दिक्कत। सबसे पहले पोटेंशियल पे ही बात कर लेते हैं, क्लास 10th पे चलते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज था कुछ, है ना, फॉर्मूला याद होगा आपको। तो अपन ने यहाँ पर W अपन और चार्ज को अपन अगर E ले लें तो आई गेस किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, नहीं होगी। अभी मैं अगर तुमको बोलूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो तुम लोग को वर्क को लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आई सपोज। सो अब यहाँ से तुमको अगर मैं बोलूँ V/D F/E के बराबर, तो आई सपोज अगेन फिर से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुमको अगर यहाँ पर ये F की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन लिखने को बोल दूं, ठीक है ना, पार्टिकल का एक्सेलरेशन, क्योंकि टाइम वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये E, ये V और ये D। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम इस क्वेश्चन में क्या आसानी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो? क्यों कर सकते हो, मैं तुम्हें बता देता हूं। तुम्हारे को यहां पर ये m/e दिख रहा है, अगर सबको उधर ले जाओ, जस्ट सी दिस, अगर इसको यहां ले जाओ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू E/m V/d। क्या तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है? बिल्कुल नहीं, तुम्हें सब मालूम है। यहां E/m का रेशियो है 1.8 इंटू 10⁻11। यहां V/d की बात की है तो V जो है वो है 2400 और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो दिया हुआ 20 mm दिया हुआ है, 20 इंटू 10⁻³ तो बच्चों क्या तुम लोग इसे कैलकुलेट आराम से कर सकते हो? आई गेस डेफिनेटली कर सकते हो। मेरा ओपिनियन बोलता है डेफिनेटली कर सकते हो। एक बार तुम्हें एक्सेलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, सो फिर तुम यहाँ पर आओगे अपना उसी कैलकुलेशन पे इक्वल्स टू हाफ ऑफ AT² UT तो चला ही जाएगा, U0 लिया है, और टाइम यहाँ पे इजीली निकल आएगा। मैं सीधा टाइम की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके चेक करो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। सो 1.4 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड्स। वीडियो पॉज कर सकते हैं, कैलकुलेशन करिए और टाइम चेक करिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए मैं आपको अब अगले क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। कैलकुलेशन करने के लिए और आंसर टैली करने के लिए वीडियो को जरूर पॉज करके देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है 2 पॉइंट चार्जेस। अच्छा डायग्राम भी है इसमें, थोड़ा सा इसको ऊपर करना चाहिए। चलो चल चल
सो हम ये देख रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 ऑफ 10 की पावर -8 कूलम्स एंड -10 की पावर -8 कूलम्स रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C. ठीक है, सो अपन यहाँ पर ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसा क्या ये क्वेश्चन दिया हुआ है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मगर इस टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में इस चैप्टर से अगर न्यूमेरिकल देना होता है तो. चलो ध्यान से देखो. अब तो हमें 3 जगह पर यानी कि A पर, B पर और C पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही कैलकुलेशन है आई गेस. लेट मी चेक इट वंस मोर. हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करनी है. तो आइए ज़रा देखें कैसे करने वाले हैं इसको अपन. सबसे पहले कहाँ पर कैलकुलेट करवाऊँ, A पर, B पर या C पर. एरो तो बना ही लेते हैं अपन, कहाँ कौन सी फील्ड जाएगी, कब एडिशन कब सब्ट्रैक्शन होगा, इतना दिमाग तुम्हारा चलवाते हैं. ब्लू कलर के मार्कर पे थोड़ा सा फोकस करो. यहाँ पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है. ठीक है, बी पर जब निकालना है हम टेस्ट चार्ज सपोज करते हैं. टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव सपोज करते हैं. तो बी और यहाँ पर ये जो वर्टाइस है इसको थोड़ी देर के लिए अपन एक्स और वाई ले रहे हैं. ए बी सी तो ऑलरेडी ना. तो अगर अपन एक्स पर रखे हुए चार्ज की बात करें, ये पॉजिटिव चार्ज है और बी के ऊपर भी चार्ज, टेस्ट चार्ज अपन सपोज हमेशा पॉजिटिव करते हैं. तो इधर इन दोनों के बीच में कैसा चार्ज लगेगा, रिपल्शन. तो इस कारण से ई एक्स जो है वो उधर जा रहा है, बी के लिए ई एक्स इधर जा रहा है. अब अगर मैं बात करूं बी और वाई के रिस्पेक्ट की बात करते हैं, यहाँ चार्ज नेगेटिव है और ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये इस तरफ जाएगा. तो यहाँ पर जो ई वाई जाने वाला है वो इस डायरेक्शन में जाने वाला है. तो आई गेस आप लोगों को ये कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो अभी करेंगे अपन, लेकिन ये डायग्रामेटिकली कैसे एरो आ रहे हैं वो समझ में आ गए होंगे. ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि अब आपके पास कोई इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए. ठीक है, नहीं है ना. चलते हैं अब अगले पे. यहाँ पर ए पे बात करोगे, ए पे अगर टेस्ट चार्ज रखते हो तो यहाँ ए पे टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव. ए पर अगर टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव है. तो इसीलिए एक्स से लगने वाले जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, रिपेल करेगा ना. तो रिपेल मतलब इधर जाएगा. अब अगर y पे देखें तो y पे नेगेटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो ये भी इधर ही जाएगा. तो ई एक्स और ई वाई सेम डायरेक्शन में और सेम यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में. यहाँ पर देखोगे तो ई एक्स जो है वो कौन सा डायरेक्शन है, ई एक्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है और ई वाई जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है. अब अपन सी पे आते हैं लास्ट. ये देखने में इक्विलेटरल ट्राइंगल लग रहा है और हमारे को ये जो सेंसेस दिख रहे हैं यहाँ पर, जो वैल्यूज दिख रही हैं, उनकी मदद से भी हम ये फिगर आउट कर चुके हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो ये तो 60 डिग्री है, ये मालूम है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी अगर मैं सी पर देख रहा हूँ इसकी वजह से, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आगे जाएगा, इस तरफ जाएगा. सो ई एक्स इधर जाने वाला है. ठीक, अब अगर C और अपन यहाँ पर बात करें y के लिए, C और y, तो C और y यहाँ पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये इधर अट्रैक्ट होने वाला है. ठीक है, तो ये इधर नीचे की तरफ एरो आ गया. अब आप जानते हो कि इस केस में आपको निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट जो आप निकालोगे वो यहाँ जाएगा, E नेट, और उसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हो कितना होता है. कितना फॉर्मूला होता है सबको मालूम है, ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा ट्वाइस ई एक्स ई वाई कॉस 2 थीटा कॉस थीटा. कैलकुलेशन अपन जानते हैं, अभी यहाँ सब चीज़ों का अब करने वाले हैं.
हो सकता है तुम लोगों में से कुछ लोगों को दिक्कत आए, लेकिन कुछ बच्चों को मैं पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूं, तो मुझे उनकी तरफ से ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी कि उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ई एक्स, सबसे पहले कौन से पॉइंट में बात करें? फॉर बी देखते हैं, सबसे पहले फॉर बी देखते हैं। सो फॉर बी अगर अपन ने देखा, ई एक्स का कैलकुलेशन अगर मैं आपको करवाऊं और ई वाई का कैलकुलेशन करवाऊं तो क्या होगा? अपन सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सबने याद ही कर लिया होगा, ठीक है ना? ये तो वैल्यू तुमको याद ही है। Q की वैल्यू कितनी है? Q कितना दिया हुआ है? 10 की पावर -8, बहुत बढ़िया। और R जो है वो तुमको कितना दिया हुआ है भैया? R क्या होगा? डिस्टेंस, ठीक है? किस किस के बीच में? ये B के बीच में और ये X के बीच में। अभी EX कैलकुलेट कर रहे हो तो दिस इज 0.05 मीटर। सो 0.05 इंटू 10 की पावर ये हो जाता है यहाँ पर मीटर है ना, तो कुछ भी नहीं होगा, 0.5 और ये स्क्वायर यहाँ पर आप लगा दोगे 0.05 स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करना मुझे लगता है यहाँ पे बहुत इजी है, तो 9 इंटू 10 की पावर तो 1 बचा था, ठीक है? इसको आप चाहो तो 5 इंटू 10 की पावर -2 लिखना ज़्यादा बेटर है। 25 इंटू 10 की पावर -4, 9 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 5 और ये 25, 9 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 25, ये 4, 36 इंटू 10 का क्यूब, साइंटिफिक नोटेशन में 3.6 इंटू 10 का क्यूब अपन ने यहाँ पर लिख दिया। तो ये EX कैलकुलेट हो गया यहाँ पर, ठीक? आई सपोज EX सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, फॉर्मूला अपन सब जानते हैं, यूनिट जो देता है वो न्यूटन पर कूलम देता है, तो यूनिट लगाना मत भूलना। EX तुम्हारा मिल गया। अब तुम यहाँ पर EY निकालोगे। अच्छा, EX का जो डायरेक्शन है ना वो कैसा है? वो नेगेटिव है, ध्यान रखना। अभी फिलहाल मैग्नीट्यूड है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अपन लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएंगे तो वहाँ सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो होगा उस पर थोड़ा फोकस रखना है। EY कैलकुलेट करना है। EY कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? सो EY के लिए आपका जो फॉर्मूला बनेगा वही सेम अपना यहाँ पर आया, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, Q अपॉन आर स्क्वायर है ही। इसकी वैल्यू तुम जानते हो, वो 9 इंटू 10 की पावर 9 आपको लेना है। Q की वैल्यू अपन लोगों को यहाँ पर कितनी लेनी है? -10 -8 दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड अकेले से बात करेंगे। अब यहाँ पर अगर अपन आए तो R की वैल्यू कितनी बनेगी? R कैलकुलेट करते हैं। B और इसके बीच में हो जाएगा ये 0.15 का स्क्वायर, ठीक है? कैलकुलेशन को समझते हैं। 9 इंटू 10 हुआ ये, और ये 15 इंटू 10 की पावर 2 का स्क्वायर था, ठीक? 10 की पावर -2 का स्क्वायर। सो 9 इंटू 10 225 होता है भैया ये। 225 इंटू 10 की पावर -4। सो EY जो हुआ दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 225। यहाँ पर भी 900 ले लो और 10 की पावर क्यूब रखो, और यहाँ 225 रखो। 225 की टेबल तुम लोग जानते हो, 225 2 होगा 450 और 4 होगा।
सो अब ई एक्स और ई वाई कैलकुलेट हो चुका है, तो अब हमारा जो काम बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का। मतलब ई एक्स और ई वाई का नेट करना पड़ेगा बी के लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी होगा ई वाई माइनस ई एक्स। सो ये कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 की पावर 3। और ये एक गलती है भैया, ध्यान से देखना जरा। 36 इंटू 10 का क्यूब था, साइंटिफिक नोटेशन में अपन ने इसको लिखा, लेकिन यहां वैल्यू नहीं लगाई। सो इट शुड बी रिटन 3.6 इंटू 10 की पावर 4, ऐसा हमें इसको लिखना चाहिए। सो दिस विल बी 3.6 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है अच्छे से। तो अब कैलकुलेशन जब करते हैं तो बराबरी में करते हैं, और यहां बराबरी नहीं है। इसको पहले बराबर करो, तो इसको 36 इंटू 10 की पावर तुम लिखो 3, ठीक है, जैसा कि पहले लिखा हुआ था। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको मालूम है कि यहाँ माइनस का 32 इंटू 10 की पावर 3 मिलेगा। और अब साइंटिफिक नोटेशन में अगर तुम इसे लिखना चाह रहे हो तो माइनस का 3.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर तुम दे सकते हो। तो आई गेस आप सबको ये बी के लिए समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट मैं बचे हुए 2 पार्ट्स पे भी इसको कैलकुलेट करके जल्दी से बता दूं। सो हियर आई एम आउट ऑफ द स्क्रीन, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। चलें आगे बढ़ें, चलते हैं। अब हमको आगे चलना है, ए के लिए बात कर लेते हैं। ए के लिए बात करेंगे अब। जैसा कि तुम सबकी बुद्धि में जानता हूं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रहता है तुम लोगों को। एक बार एरो फिर से डिस्कस करवा देता हूं, भूल गए होगे फर्स्ट पार्ट के अंदर ही जब बी के लिए निकाला था। तो अब यहाँ पर ए पे टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन मिलेगा। तो ई एक्स भी इस डायरेक्शन में जाएगा और ई वाई भी इस डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट होगा। तो अल्टीमेटली जब इसका नेट फील्ड आप निकालोगे तो ऐड करना होगा आपको। तो अपन लोग यहाँ पर ई एक्स निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी है, मैग्नीट्यूड वाइज ई एक्स और ई वाई सेम होने वाले हैं। कैसे? क्योंकि अपन को फॉर्मूला मालूम है, ई जो होता है वो होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये तो कांस्टेंट है। क्यू दोनों के लिए सेम है, मैग्नीट्यूड अलग है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। यहाँ प्लस का 10⁻⁻8 और यहाँ माइनस का 10⁻⁻8। डिस्टेंस ए से वो भी सेम है। तो क्यों ना मैं लिख दूँ यहाँ पर ई एक्स और ई वाई दोनों को कैलकुलेट करके कितना 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये कॉमन फॉर्मूला लिख लिया। और मैंने अभी आपको बता दिया कि क्यों लिया मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज भी सेम है, ठीक है, और डिस्टेंस भी ए से ए के रिस्पेक्ट में बराबर है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर आ जाएगा कितना, 9। क्यू की जगह आप लिखोगे 10 की पावर -8 और आर स्क्वायर की जगह आप लिखोगे 0.05 का स्क्वायर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, तो पिछले पार्ट से ही काफ़ी रिजेंबल करता है। और इसका कैलकुलेशन जब अपन ने ई एक्स कैलकुलेट किया था बी के रिस्पेक्ट में, तो सारी वैल्यू सेम ही तो आई थी। सो इट विल बी 36 इंटू 10 की पावर 3, जैसा कि अभी मुझे याद आ रहा है, या 3.6 इंटू 10 की पावर 4,
साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखा था न्यूटन पर कूलम। अब मुझे इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट B और एट A इट विल बी EX प्लस EY, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 3.6 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 3.6 इंटू 10 की पावर 4, 7.2 इंटू 10 की पावर 4। सो आई सपोज ये क्वेश्चन भी बड़ा आसानी से सेकंड पार्ट तक पहुंच चुका है, अब थर्ड पार्ट और बचा हुआ है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दो, एल्स आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस है। सो आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, उससे पहले आप ले के रख सकते हो स्क्रीनशॉट जल्दी। मतलब यार ये जो अब आने वाला है ना कैलकुलेशन सी के लिए, ये तो यार मैं सच में पहले कई बार करवा चुका हूं तुमको न्यूमेरिकल्स में। लिटरली मन तो नहीं है मेरा कि मैं वो वाला पार्ट सॉल्व करवाऊं, मगर क्या है कि इम्पॉर्टेंट है, आता रहता है, इसलिए करवा देता हूं। EX और EY कैलकुलेशन इस बार भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखो जरा, C का डिस्टेंस X से और C का डिस्टेंस Y से बराबर है, चार्ज तो पहले से ही बराबर है, तो क्यों ना फॉर पॉइंट C जब हम आए तो, क्योंकि अपन को यहां दोनों चीजें सेम दिख रही हैं, तो EX और EY मैग्नीट्यूड वाइज कैलकुलेट करने में हम ज़्यादा देर ना लगाते हुए यहाँ पर लिख लेते हैं Q अपॉन R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन को मालूम है 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गई। Q की वैल्यू यहाँ पर अपन लोगों ने कितनी ले ली, 10 की पावर -8, और R जो है बड़ा अच्छा सा है, R कितना 0.1, सो 1 इंटू 10 की पावर -1, मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँगा, और इसका स्क्वायर करवा रहे हैं ये, सो 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 3, 9 इंटू 10 की पावर 3 हो गया। आई होप किसी को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं अगर ई नेट कैलकुलेट करता हूँ, कैसे करूँगा, यहाँ देखो सब लोग ज़रा ध्यान से, ये फॉर्मूला अपने पास है, तो EX का स्क्वायर, यहाँ पर भी EY का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर अपन देखें ट्वाइस ऑफ EX EY, एंगल 120 डिग्री है दोनों के बीच में, आप समझ रहे हैं, ये सीधी लाइन गई, ये 60 डिग्री इक्विलेटरल करंट, तो ये 120 हो जाएगा। सो EX EY दोनों की वैल्यू अगर मैं E मान लूँ, रखने नहीं आऊँगा, यहाँ कैलकुलेशन करूँगा बहुत हौच पौच हो जाएगा। सो E स्क्वायर 2E स्क्वायर cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। cos 180 माइनस 60 होता है, माइनस का cos 60, सो माइनस का 1/2 यहाँ पर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E स्क्वायर और E स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के E, तो रिजल्टेंट जो है वो E आ रहा है, यानी कि यहाँ 9 इंटू 10 की पावर 3 ही रिजल्टेंट आ रहा है। और अब अगर मैं तुमसे बोलूं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन है B से C की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इज़ दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन? आई होप किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। न्यूटन पर कूलम यूनिट लगाना मत भूलना। सो इस तरीके से हमने एक अपना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ उसमें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर क्या है। 2 चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट
first a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charge, B a point Q 15 centimeter away from O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole। तो भैया ऐसा है कि एक दी है हमको एक्सियल पोजीशन और दूसरी दी है इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन डेटा लिखने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी ना बचने वाला। तो मैं आपके सामने पहले ये गिवन डेटा लिख लेता हूँ और उसके बाद फिर बात करता हूँ। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलिए ले चलते हैं आपको अब हमारे स्क्रीन पर, जहाँ से अपने को ये क्वेश्चन देखना है किस तरीके से करने वाले हैं, है ना। थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दूं, डायग्राम के हिसाब से स्क्रीन छुप रही थी। चलिए आ जाइए। सुबह जैसा कि तुम लोग यहाँ डायग्राम क्लियरली देख रहे हो, एक डायपोल बना दिया है और डायपोल में होते हैं दो इक्वल चार्जेस जो कि प्लेस्ड होते हैं एक छोटे डिस्टेंस पर। तो वो डिस्टेंस छोटा सा जो दिया है वो 5 mm का डिस्टेंस दिया हुआ है। चार्जेस +-10 माइक्रोकूलम्स दिए हुए थे। उन्होंने बोला है कि ओ के रिस्पेक्ट में दो पोजीशन हम आपको बताते हैं। एक तो इसकी एक्सेस पे, डायपोल की जो एक्सेस है उसके ऊपर ही पॉइंट है, लेकिन 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस सेंटर ओ, तो वो पी पॉइंट था, ये मैंने बना दिया 15 सेंटीमीटर दूर। और उसी तरीके से इस ओ से नॉर्मल एक्सेस टू द एक्सेस ऑफ दिस डाइपोल एक पॉइंट क्यू है जो कि फिर से 15 सेंटीमीटर दूर है। तो हम सब जानते हैं कि यार ये वाली जो पोजीशन होगी, पी की जो पोजीशन होगी इसे एक्सियल बोलेंगे और क्यू की जो पोजीशन होगी इसे इक्वेटोरियल बोलेंगे। तो हमको यहाँ पर डाइपोल के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े हुए हैं वो फॉर्मूले यहाँ पर निकाल लेना है भैया, क्या दिक्कत है। कैलकुलेशन किस चीज़ का बोला है? कैलकुलेशन यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूले हमारे पास हैं ही तैयार। क्या फॉर्मूला है? एक्सियल के लिए और इक्वेटोरियल के लिए क्या फॉर्मूला है बताओ? मालूम है? मालूम होने चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। दिमाग में मतलब याद ही करके बैठना है तुमको ये। अगर नहीं कर रहे हो तो भाई अपन कुछ ना कर सकते। जो चीज़ याद ही करनी है उसका और क्या हो सकता है, ठीक है। सो p r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। मैंने यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लगाया, ठीक है। डायरेक्शन ये भी मैंने यहाँ पर बात नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है। तो भैया ऐसा है कि अपन लोगों को ये फॉर्मूले मालूम है। कैलकुलेशन आप यहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास है कि नहीं मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेशन क्योंकि आप ही करने वाले हो। अपन सबको मालूम है p की वैल्यू कितनी होती है। p होता है q × 2l। तो तुमको दोनों जगह q × 2l यहाँ पर लगा देना है, ठीक। और अगर मैं बात करूँ 2l, तो वो 2l तब होता है जब अपन यहाँ पर वेरिएबल जो अपनी जो लेंथ है उसके लिए जो वेरिएबल दे रहे हैं वो 2l दे रहे हैं, तो ये 2l आपने लिखा है। अभी मेरे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर a लिखा हुआ है तो इसीलिए ये 2a होगा। मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए बता दिए क्योंकि एनसीईआरटी में जाओगे, रिफ्रेशर्स में जाओगे, हर जगह अलग अलग है। ये आपकी मर्ज़ी है। आप अगर चाहो तो इधर पे l लिख सकते हो, इधर पे आप l लेने दो, यहाँ पर आप l लिख सकते हो। और इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कैसा तुम्हें करना है। तो अब तुम्हें जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है सारी वैल्यूज़ तुम्हारे पास हैं, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूँ। p कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि q है तुम्हारे पास, 2l की पूरी लेंथ तुम्हारे पास है 5 mm। अब 5 mm दिया हुआ है तो 5 mm को तुम यहाँ पर, कहाँ है भाई मार्कर, रेड कलर वाला, 5 mm दिया हुआ है, तुम इसे 5 × 10⁻³ मीटर कैलकुलेशन के लिए ले सकते हो। q तुम्हें दिया हुआ है कितना, 10 माइक्रोकूलम। सो इसको तुम लोग 10 × 10⁻⁶ कूलम बोल सकते हो, है ना।
और अब तुम्हारे पास यहाँ पर r जो है, r होता है डिस्टेंस, o से डिस्टेंस, तो इस केस में ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो r जो है वो 15 इंटू 10 की पावर आप यहाँ पे -2 ले सकते हो, ठीक। वेल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम यहाँ पे एग्जैक्ट अगर कैलकुलेशन करना चाह रहे हो तो अब तुम्हारे पास हर वो चीज़ है जो तुम्हें चाहिए थी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे 9 इंटू 10 की पावर 9 ले सकते हो। तो क्या कुछ बचा है जो तुम्हारे पास नहीं है? बिल्कुल सब कुछ तुम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। वेल मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, इससे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो वो अप्रोच देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कई सारी बुक्स में मिलेगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखोगे तो कई बुक्स में इसके लिए एक दूसरा अप्रोच भी है। वो दूसरा अप्रोच क्या है? वो ये बोल देते हैं कि आर की वैल्यू अगर हमारी एल के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है, ठीक है, आर अगर एल के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है तो उस केस में आप यहाँ पर फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ई एक्सियल का जो फॉर्मूला है। आप खुद सोचो, अगर ये एल नेग्लेक्ट कर दिया आपने, इग्नोर कर दिया, तो दिस इज आर की पावर 4, आर की पावर 4, एक आर कैंसिल, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r क्यूब। इक्वेटोरियल की बात करें, यहाँ पर अगर अपन ने एल स्क्वायर इग्नोर कर दी तो आर स्क्वायर इंटू 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यूब। तो ये जब कर देते हैं तो कैलकुलेशन और भी सिंपल हो जाता है, तो आप इसे इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। तो ये तुमको करना है, तुम इसे करोगे। वेल आई फील लाइक कि एक लेक्चर में ये 4 प्रॉब्लम्स ही सफिशेंट हैं तुम्हें करने के लिए। सो जल्दी से इन चारों को कंप्लीट करो और मुझे पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस अपन करते हैं अपने अगले वीडियो में। सी यू सून, लव यू गाइस। होपफुली तुम सब समझ भी रहे हो और सब कॉपी में कर भी रहे हो। बाय बाय, टेक केयर गाइस।